आज हम सुनेंगे कक्षा 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है या आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का चाक या पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी ग्लोब पर बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि इस सुई ग्लोब से झुकी हुई है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। यानी अक्ष क्या है? जो ग्लोब पर झुकी हुई सुई होती है उसे हम अक्ष बोलते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति प्रकाश से यानी पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन यदि रखे इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। यह अपनी अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का एक चौथाई है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। उसी प्रकार 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षांश से व्यक्त किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर या ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका में बोलो होरिज़ोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेला होरिज़ोंटो विषुवत वृत्त से 20 अक्षांश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर अक्षांश पर तथा बोलो होरिज़ोंटो 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र से स्पष्ट कीजिए कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त जिसे 0 अक्षांश उत्तरी ध्रुव 90 अक्षांश उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 अक्षांश दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23 सही 1/2 यानी 23.5 डिग्री उत्तर। नंबर 2 दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। नंबर 3 विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री यानी कि 66 सही 1/2 उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त। नंबर 4 विषुवत रेखा के 66 सही 1/2 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान माध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्रों में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप तथा हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 अंश दक्षिण पर स्थित हैं, लेकिन सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ बिंदुओं को देशांतर यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षांश से मापा जाता है। प्रत्येक अक्षांश को 1 मिनट में तथा 1 मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश या समांतर रेखाओं से सिर्फ सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है, लेकिन इन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यामोत्तर से पूरब
और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं या प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलाकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पूर्व का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व एवं 180 अंश पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाएं एवं देशांतर यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 अंश उत्तर अक्षांश एवं 90 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को का खा गा घ या अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आ, बा, सा, दा तथा धा नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त आ, ख अक्षांश उत्तरी अक्षांश तथा एक अक्षांश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्त की स्थिति ज्ञात करें। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटा एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में हैं उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो पश्चिम में हैं उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में लगभग 360 अक्षांश घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तब ग्रीनविच से 15 अंश पूर्व का समय होगा 15 × 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 अक्षांश पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 अंश पर मध्य रात्रि होगी।
किसी भी स्थान पर जब सूर्य प्रकाश से अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न से शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि से समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच से पूरब 82.5 अंश पूरब पर स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा 30 मिनट या 5 घंटा 30 मिनट या 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों का अपनाया जाना उसका भौगोलिक विस्तार है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर क्षेत्र को घेरता है। 15 अक्षांश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद। इसके शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम पर भेज दिए जाएंगे। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।